हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडू कार्ड का मैथ्स का सैंपल पेपर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 एंड सैंपल पेपर 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि आपने देख रखी है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर 4। तो बच्चे यहाँ पर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो बच्चे, जैसा कि सारे बच्चों के पास सैंपल पेपर की बुक नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखूंगा, उसके बाद सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है सेक्शन ए का। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than 132 more than 132 more than its 54th term 54th टर्म। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, मुझे फाइंड करना है यहाँ पर जो एपी दिया गया है इसका कौन सा वाला टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग 54th टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एपी दिया गया है, लेट्स स्टार्ट। 3, 15, 27 एंड सो ऑन आर इन एपी। ये एपी में दिया गया बच्चे, दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, 3 होगा, एंड जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 15 - 3 दैट इज 12। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, अब सबसे पहले हम लोग 54th टर्म फाइंड करते हैं। 54th टर्म मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, A54 फाइंड करना है। एंड A54 होता है क्या है बेटे, A + 53 इंटू डी। ये हमने सीखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा बेटे, A हमारे पास कितना है, 3 है, प्लस 53 इंटू डी हमारे पास कितना है, 12 है, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बाई मल्टीप्लाइंग इट, देखो क्या होगा। ये देखो, पहले 12 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बच्चे ये हो जाएगा 12 दिया 36, 3 आ गया कैरी, 12 × 5 = 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63। तो ये कितना है, 636, और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 639। मतलब जो इसका 54th टर्म है बेटा वो कितना है, 639। अब मुझे फाइंड करना है कौन सा टर्म, मुझे फाइंड करना है वो वाला टर्म जो उसके 54th वाले टर्म से 132 ज्यादा हो। सो देयरफॉर बेटा, अगर मैंने अज्यूम किया लेट दैट टर्म विल बी कितना, an, वो टर्म कितना होगा बेटा, an होगा। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू कितना, A54 प्लस कितना ज्यादा होना चाहिए, 132 ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 639 प्लस कितना बेटा, 132, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा, देखो 9 + 2 11, 1 कैरी आया बेटे, 3 + 3 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा, एंड यहाँ पर 6 + 1 कितना होगा बेटा, 7 होगा। दैट मीन्स वो वाला टर्म कितना होना चाहिए, 771। और मुझे फाइंड क्या करना है, विच टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। मतलब मुझे फाइंड करना है कि ये वाले एपी का कौन सा वाला टर्म 771 होगा। क्लियर है। तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं an का। सिंस एज वी नो दैट an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। an है हमारे पास कितना, 771 है ना। तो ये हो जाएगा बेटे 771 इज इक्वल टू a दैट इज 3 प्लस n - 1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना है बेटा, 12 है, तो यहां पर मैंने लिखा 12। तो ये हो जाएगा, देखो अब ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस होगा, और ये कितना है 771 - 3 कितना हो जाएगा बेटा, 768 दैट इज इक्वल टू n - 1 इंटू 12। इतना क्लियर है। अब ये 12 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 768 अपॉन कितना, 12 दैट इज इक्वल टू क्या, n - 1। अब इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा 12 × 5 = 60, 12 × 6 हो जाएगा 72, 72 और 4 12 × 4 48। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 64 इज इक्वल टू n - 1। दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना, 65। दैट मीन्स वी कैन से दैट 65 टर्म ऑफ, जो इसका 65वां टर्म होगा ये वाले एपी का, वो इसके 54वें वाले टर्म से 132 ज्यादा होगा। ये हमारा आंसर है।
और आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं बच्चे। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। होप सो बच्चे आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंटरनल चॉइस दिया गया है, उसको ही पहले एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फाइंड 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एंड से मुझे बच्चे यहाँ पर 15th टर्म फाइंड करना है, और यहाँ पर एपी दिया गया है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। तो बच्चे अगर आपने जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, वो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने एंड के लिए भी फॉर्मूला बताया था कि एंड से अगर मुझे nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर a एंड d हम लोग फाइंड कर लेते हैं। a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 3 है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बेटा 5। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5 एंड लास्ट टर्म यहाँ पर दिया गया है बेटा कितना 253। तो L यहाँ पर दिया गया है 253। क्या फाइंड करना है, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला एक बार मैं लिखता हूं, उसके बाद 15th टर्म हम लोग फाइंड करेंगे। nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या बेटा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द फॉर्मूला। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 15वां फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 15th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास L है कितना है 253, यहां पर लिख देता हूं मैं 253 माइनस कौन सा टर्म फाइंड करना है 15वां फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है बेटा, ये भी है हमारे पास 5। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 253 माइनस 15 माइनस 1 कितना 14 इंटू 5। इतना ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 14 5 से कितना हो जाएगा बेटा 70। एंड सपोज अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा, देखो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। दैट मीन्स जो 15वां टर्म होगा ये वाले एपी का फ्रॉम एंड, वो कितना होगा 183 होगा। एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 2, the volume of a right circular cylinder with its height equal to its radius is 25/1/7 centimeter cube. Find the height of the cylinder. हाइट ऑफ द सिलेंडर मुझे फाइंड करना है। पहले एक बार क्वेश्चन में लिख देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। the volume of right circular cylinder with its height equal to the radius is कितना है बेटे यहाँ पर 25/1/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। मुझे हाइट फाइंड करना है, मुझे बेटे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाइट को ही फाइंड करना है। तो क्या दिया है, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे सिलेंडर का। सिंस एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है बेटे πr²h। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। 1 शॉट की वीडियो इसके भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है बच्चे आप लोग के लिए, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है πr²h, तो ये हो जाएगा πr²h इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। 25 7 जा कितना हो जाएगा 175, 175 प्लस 1 कितना हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर क्या दिया गया है, विथ इट्स हाइट इक्वल टू इट्स रेडियस।
हाइट एंड रेडियस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, और मुझे हाइट फाइंड करना है तो रेडियस के प्लेस में मैं क्या कर सकता हूँ, हाइट लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा बेटे, ध्यान देना, पाई की वैल्यू अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस के प्लेस पे मैं हाइट लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज हाइट इज इक्वल टू रेडियस एंड मुझे हाइट ही फाइंड करना है। तो रेडियस के प्लेस पे मैं लिखता हूँ हाइट, एंड यहाँ पर रेडियस स्क्वायर है तो हाइट स्क्वायर हो जाएगा, एन इंटू हाइट, यहाँ पर एक हाइट है उसको मैंने लिखा, दैट इज इक्वल टू 176/7। यहाँ पर रीजन में लिख देना, सिंस h इज इक्वल टू r, h मीन्स यहाँ पर क्या है, हाइट है, एंड r मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पर रेडियस है। देखो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ, सो हियर वी विल गेट h स्क्वायर इंटू h, दैट मीन्स h क्यूब इज इक्वल टू क्या, 176 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा कितना हो जाएगा बेटा, 66, एंड 2 8 जा 16, दैट मीन्स h क्यूब कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पर, h क्यूब मिल रहा है 8, दैट मीन्स h इज इक्वल टू व्हाट, 2, एंड यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, तो हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आप नोट डाउन करिए, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। थर्ड में दिया गया है, मिसेज बंसल रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कन्वर्ट द अबोव डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है लेस देन टाइप का, तो ध्यान देना कैसे बनाएंगे। एक बार मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ बेटा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। मार्क्स ऑब्टेन है ऑलरेडी मेरे पास, मार्क्स ऑब्टेन, एंड साथ में क्या दिया गया बेटे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मुझे फाइंड करना है लेस देन टाइप वाला, लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल मुझे यहाँ पे बनाना है। मार्क्स ऑब्टेन 0 to 20, देन 20 to 40, देन 40 to 60, उसके बाद क्या है बेटा 60 to 80, उसके बाद क्या है 80 to 100, ये लास्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 3, 10, 25, 10, 25, एंड साथ में क्या है 7 and 5। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे फाइंड करना है लेस देन टाइप। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना बेटा, कैसे फाइंड करना है। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था बेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू द गिवन क्लासेस, गिवन क्लासेस तक की सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखो मार्क्स ऑब्टेन 0 to 20 मार्क्स मिले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3, मतलब क्या कहने का कि 20 तक मार्क्स पाने वाले, मतलब 20 से कम तक मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 20 से 40 तक मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। 40 से 60 तक मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। 60 से 80 तक मार्क्स पाने वाले 7 बच्चे, एंड 80 से 100 तक मार्क्स पाने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चे, 5। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूं कि 40 से कम मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, ये लेस देन टाइप है ना बेटा, तो कम की बात होगी यहाँ पर। तो 40 से कम तक मार्क्स पाने वाले बच्चों में मैं क्या करूंगा, क्योंकि 20 से कम मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे और 40 से कम मार्क्स पाने वाले बच्चों में 20 से कम वाले मार्क्स पाने वाले बच्चे भी काउंट हो गए है ना, तो 3 भी काउंट करना पड़ेगा। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, 20 से कम मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ पर 3 ही है। बट अगर मैं 40 से कम मार्क्स पाने वाले बच्चों की बात करूंगा तो मैं इसमें इसको ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 10 + 3, दैट मीन्स कितना होगा बेटा, 13 होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 60 से कम मार्क्स पाने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, तो 40 से कम मार्क्स पाने वाले बच्चे 13, एंड 40 से 60 के बीच में मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं, 25। और अगर मैंने इसको ऐड किया तो मुझे कितना मिल रहा है बेटे, 5 + 3 8, एंड 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है। 60 से कम मार्क्स पाने वाले बच्चे टोटल कितने हैं, 38। और यहाँ पर जो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ बेटे, ये क्या है, लेस देन टाइप है, क्योंकि कम का रेंज में मैं जा रहा हूँ। अब देखो जैसे मैं 80 से कम मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं, तो 60 से कम वाले कितने, 38, एंड 38 में जब मैं 7 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा बेटे 38 + 7, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 45। मतलब 80 से कम मार्क्स पाने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 45। सिमिलरली 100 से कम अगर मैं फाइंड करूंगा तो 45 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 45 + 5 हो जाएगा 50, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर।
ये मैंने टेबल बना दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाली। ऐसे ही फाइंड करना रहता है, मतलब अगर लेस देन टाइप, मतलब जब हम लोग मीडियन फाइंड करते थे तो वहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड करते थे बेटा वो लेस देन टाइप ही होती थी, वो लेस देन टाइप ही हम लोग फाइंड करते थे। तो यहाँ पर देखो 3, उसके बाद मैंने क्या किया 10 प्लस 3 को ऐड किया तो यहाँ पे 13 आया, फिर मैंने 25 प्लस 13 को ऐड किया तो 38 आया, फिर मैं 7 प्लस 38 को ऐड किया तो 45, एंड लास्ट में मैंने 5 प्लस 45 किया तो मुझे 50 मिला, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया बच्चे। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे नेचर ऑफ रूट पता करना है, तो चलिए मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, उसके बाद नेचर ऑफ रूट हम लोग पता करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया गया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको मैं जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, है ना। एंड जनरल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, क्या बताया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म बताया था बेटा मैंने आपको। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू हो गई -12, एंड c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, c की वैल्यू यहाँ पर है 9। अब नेचर ऑफ रूट मुझे यहाँ पर पता करना है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी कितना बेटा -12, तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास 4 एंड सी है हमारे पास कितना 9। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान देना 9 चौक 36, देखो 4 चौक 16, 16 9 ये कितना होता है बेटा 144 ही होता है, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, सो देयरफॉर नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, या फिर मैं सिर्फ इक्वल लिखूंगा तभी भी चल जाएगा। सो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि जो इक्वल रूट्स रहते हैं बेटा वो ऑलरेडी रियल होते हैं। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, दैट मीन्स एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, draw a line segment AB of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio of क्या दिया है रेशियो बेटा 5:8 इज गिवन यहाँ पर। तो ध्यान देना कैसे करना है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है बेटा उसका लेंथ कितना है 7.6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। उसके बाद रेशियो को क्या करना है हम लोग, उसको उस रेशियो में डिवाइड करना है। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट कितना 7.6 सेंटीमीटर का, तो मैं क्या करूंगा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा बाय स्केल एंड पेंसिल। ये सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूं बेटा ये कितना है 7.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना है लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर का है, ए बी 7.6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान देना, अब इसके बाद इसको डिवाइड करना है इन रेशियो ऑफ 5:8। तो आप क्या करोगे बेटा, चाहे ए ले लो या फिर बी ले लो, कोई भी एक वर्टिसेस लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी एंगल की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बेटा, इसको मैं क्या करूंगा, देखो किस रेशियो में डिवाइड करना है 5:8, ऐड करने पे कितना आएगा 13 आएगा। दैट मीन्स जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसके आप 13 पार्ट्स करोगे। तो आप राउंडर लेकर के छोटे छोटे आर्क में इसको क्या करोगे, आप छोटे छोटे पार्ट्स में आर्क की हेल्प से इसको डिवाइड करोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं डेकोरेशन टाइप, A2 A3 A4 A5
A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड लास्ट में आया बेटा A13। अब क्या करना है, देखो 13 पार्ट्स में मैंने इस लाइन को डिवाइड किया। 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ऑलरेडी है मेरे पास। तो देखो बेटा अब क्या करना है, ये जो 13 वाला पार्ट है मैं क्या करूंगा बेटे, ये जो B है इसको मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। किससे? इससे। ये मैंने ज्वाइन किया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आप क्या करोगे, राउंडर लेना है आपको, A13 पर रखना है बेटे, और एक आर्क बनाना है ऑफ एनी लेंथ, कोई भी लेंथ का एक आर्क बनाओ, और उस राउंडर को आप चेंज नहीं करोगे बेटा, उसका जो डिस्टेंस उसको चेंज नहीं करोगे, और A5 पर रख के, A5 पर क्यों रखना है, क्योंकि यहां पर 5 है, तो A5 पर रख के आप अगेन एक आर्क बनाओगे। ठीक है, ये मैंने एक आर्क बना दिया उसी लेंथ का, जो लेंथ यहां पर लिया था मैंने वही लेंथ का A5 पर रख करके मैंने क्या किया बेटा, एक आर्क बनाया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो आर्क मैंने बताया था बेटे, ये आर्क ये दोनों लाइन को देखो, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, राउंडर रख करके यहां पर राउंडर रख करके ये लेंथ मेजर कर लूंगा, ये लेंथ मेजर कर लूंगा बेटा, ये लेंथ मेजर कर लूंगा। ये लेंथ मेजर करने के बाद वही सेम डिस्टेंस लेकर के मैं क्या करूंगा, राउंडर को यहां पर रखूंगा और इसको बाइसेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करने के बाद ये है A5 और यहां पर बाइसेक्ट कर रहा हूं, इन दोनों को ज्वाइन करके मैं इस लाइन को बाइसेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से मैंने इसको बाइसेक्ट किया है ना। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, यही वाला पॉइंट है जो AB को 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हो गया 5 और ये वाला जो बचा है बेटा ये होगा 8। ऐसे आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट इसको नोट डाउन करिए आप। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे ऑफ सेक्शन ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर रूट मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड बेटा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसके मुझे क्या करने हैं बेटे, यहाँ पर रूट फाइंड करने हैं। इसके मुझे क्या करने हैं, रूट्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो दो मेथड है। जो स्क्वायरिंग मेथड है वो ऑलरेडी सिलेबस में नहीं है टर्म 2 के, तो हम लोग इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन एंड दूसरा मेथड है हमारे पास बेटा फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का रूल क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो अगर मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया ये हो जाएगा 5√2 इंटू √2 एंड साथ में क्या है बेटा x² है। सो बाई मल्टीप्लाइंग इट, देखो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 10 हुआ, 10x² प्रोडक्ट आया। अब इसके दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको ऐड करने के बाद कितना है 7। तो 10 के दो फैक्टर, एक है 5, एक होगा 2 एंड यहाँ पर x² है तो एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर। ऐड करने के बाद 7 आ रहा है, मिडिल टर्म की साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है। दैट मीन्स बड़े वाले की साइन प्लस की हो जाएगी। एंड सिंस मुझे ऐड करना है बेटा, है ना, ऐड करना है तो दोनों साइन को सिमिलर रखना पड़ेगा मुझे। अब ये जो फैक्टर आया बेटा, जो यहाँ पे फैक्टर आया है उसको हम लोग मिडिल टर्म के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा √2x² प्लस क्या होगा 5x होगा प्लस 2x होगा प्लस क्या होगा बेटे 5√2 होगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब क्या करते हैं हम, अब आप फर्स्ट टू टर्म को कंपेयर करो। तो अगर मैं पहले दो टर्म को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा मुझे, x कॉमन मिलेगा, है ना, x कॉमन मिल जाएगा। और अगर मैंने x कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट मुझे मिल रहा है √2x प्लस क्या 5। और अगर मैंने लास्ट टू टर्म को कंपेयर किया बेटे तो यहाँ पर देखो हियर इज 2 एंड हियर इज व्हाट, हियर इज √2। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर कॉमन आ सकता है √2। तो अगर मैंने प्लस √2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा √2x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ टेक कॉमन √2x प्लस 5। तो अगर मैंने √2x प्लस 5 को कॉमन लिया बेटे तो बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है x और यहाँ पे क्या बच रहा है √2 बच रहा है एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट माय डियर x plus √2 is equal to 0. So therefore here we can say that x is equal to -5 upon √2
और हियर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -√2। अब यहाँ पर रेशनलाइज कर दूंगा मैं, तो अगर मैंने यहाँ पर रेशनलाइज किया तो ये हो जाएगा -5√2/2। एंड यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पर ऑलरेडी हमने x इज इक्वल टू -√2 फाइंड किया है, दैट इज आवर फैक्टर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक इंटरनल चॉइस भी है बेटे, तो अभी हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। अब देखो यहाँ पर दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एंड इक्वेशन क्या है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या फाइंड करना है बेटे मुझे यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 4, ये मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो ध्यान देना बेटे कैसे करना है। देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट दिए गए हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया है कि जितना जो भी मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। रूट कैसे डिसाइड होता है, उसके डिग्री से। डिग्री कितना है 2 है, तो उसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर जो है डिग्री 3 हो जाएगी बेटा तो वो हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट मिलते हैं। तो सिमिलरली पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके 2 रूट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो 2 रूट आएगा तो उसमें से एक को हम लोग अल्फा मान लेंगे और दूसरे को हम लोग मान लेंगे बीटा। तो चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं। तो अगर मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया बेटा तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, है ना। 5 इंटू 10 क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर। अब इसका जो प्रोडक्ट है इसको मुझे 2 फैक्टर फाइंड करने हैं, जिसको ऐड करने के बाद 11 चाहिए। तो 10x स्क्वायर के 2 फैक्टर इसको ऐड करने के बाद 11 आया, एक फैक्टर खुद 10 होगा, दूसरा होगा 1, ऐड करने के बाद 11 आया। x स्क्वायर है तो एक x यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, ऐड करने के बाद 11 आ गया। बड़े वाले की साइन यहाँ पे माइनस की है बेटा तो इसकी साइन माइनस, एंड सिंस मुझे ऐड करना है तो सिमिलर साइन रखनी पड़ेगी मुझे, है ना बेटा। अब यहाँ पर जो फैक्टर है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा मिडिल टर्म के प्लेस पे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट 2 टर्म। अब अगर मैंने यहाँ पे पहले 2 टर्म को कंपेयर किया तो देखो क्या होगा। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा 2x, तो बच क्या रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे बच रहा है x माइनस 2 5 10, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब लास्ट 2 टर्म को कंपेयर करो तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा -1, एंड अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो अगेन ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट x माइनस 5 इन अ ब्रैकेट and 2x minus 1 in a bracket that is equal to 0. So therefore here we can say that x minus 5 is equal to 0, or we can say that 2x minus 1 is equal to 0. That means x is equal to क्या आ रहा है बेटे, यहाँ पर आ रहा है 5, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। यहाँ पर 2 रूट मैंने फाइंड किया, एक रूट है 5 और दूसरा वाला रूट है 1/2, एंड यहाँ पर दिया गया था अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So therefore here we can say that alpha is equal to 5 and beta is equal to कितना हो जाएगा बेटा, beta is equal to हो जाएगा 1/2, ठीक है। अल्टरनेट भी हम लोग कर सकते थे, इसको भी मैं बीटा ले सकता था, इसको भी अल्फा ले सकता था, तभी भी आंसर सेम ही आता। देखो अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो। ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 एंड 3 इंटू बीटा हमारे पास कितना है बेटे 1/2 है, 1/2 प्लस क्या आएगा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा देखो 5 2 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 इंटू ये कितना है 3/2, ये हो जाएगा बेटा 3/2 एंड प्लस में क्या है 4 है, ये हो जाएगा 11 इंटू 4 2 8, 8 प्लस 3 कितना होगा 11 होगा, मतलब यहाँ पर आया 11/2, दैट मीन्स 11 इंटू 11 कितना होगा 121/2 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। यही हमारा आंसर होगा बेटा।
तो बेटे एक बार यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, जैसे अगर मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 5 ली और बीटा की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1/2 ली, तो यहाँ पर जो मुझे फाइंड करना था उसका आंसर कितना आया 121/2। बट अगर मैंने बेटा अल्फा की वैल्यू, अगर मैंने सपोज यहाँ पर जो अल्फा मैंने 5 ले लिया, लेट अस अज्यूम ये जो वैल्यू है अगर मैंने इसको बीटा लिया है ना, अगर मैंने इसको बीटा ले लिया और ये वाली जो वैल्यू है अगर मैंने इसको अल्फा ले लिया, तब यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में चेंज आ जाएगा। जैसे देखो ये वाला भी करेक्ट है, अगर आपने इसको भी एग्जाम में किया है तो इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर मैंने वैल्यूज को चेंज कर लिया तो क्या होगा, ध्यान देना, तब अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा है हमारे पास कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 एंड बीटा है हमारे पास कितना बेटा 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस क्या है बेटा 4 है, तो ये हो जाएगा देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, कितना आया 2 आया, इंटू 5 इंटू 3 15 प्लस 4 कितना होगा 19 एंड दैट इज इक्वल टू 38। ये वाला भी आंसर एक आएगा। तो आप ये वाला भी कर लो, ये वाला भी कर लो, तो दोनों करके आप वहां पर दिखा सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ अगर आपने ये वाला मेथड फॉलो किया दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ये वाला भी आंसर इसका सही होगा, ये वाला भी आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एंड बीटा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, अल्फा की वैल्यू हम लोग 5 लेंगे एंड बीटा की वैल्यू 1/2 लेंगे तो ये आंसर आएगा, और अगर मैंने बीटा की वैल्यू 5 अल्फा की वैल्यू 1/2 लिया तो ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमने सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सैंपल पेपर 4 सेक्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एंड यहाँ पर बेटा जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल ही बना रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, उसके बाद हम लोग इसका जो है मोड फाइंड करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड उसके बाद क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, चलो वैल्यूज क्या क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 80 to 100 and number of student that means frequency is given 5, 9, 12, 6, 3। सबसे पहली बात जो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है, क्या वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है ना बेटा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्लासेस है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूअस, अगर जो मेरा पहला क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है दूसरे वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल रहेगा तो वो क्लास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर भी 40 है, मतलब क्लासेस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं बच्चे, अब सबसे पहले हमको मॉडल क्लास फाइंड करना होता है। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखो जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा कितना है, 12 है। तो ये वाला जो मेरा क्लास है ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है बेटे, 12 है। सो देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटे, 40 to 60। ये हो गया मेरा मॉडल क्लास। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मोड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सिंस मोड इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, L प्लस इन अ ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, H होता है। अब L क्या है सर, तो यहां पर देखो बेटा L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 40 है, तो L हो जाएगा 40। F1 क्या होता है सर, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी F1, तो F1 कितना हो गया, 12 हो गया। F0 क्या होता है सर, जो मेरा मॉडल क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो होती है F0। तो यहाँ पर F0 कितना है, 9 है। एंड F2 क्या होता है सर, तो जो मेरा मॉडल क्लास है बेटे उसके ठीक नीचे वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F2। तो यहाँ पर मैंने F2 का भी वैल्यू लिख दिया और वो है 6। अब हमारे पास H भी है बेटा। H क्या होता है सर, H होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। डिफरेंस कितने का है बेटे, यहाँ पर
20 का है, तो h क्या होगा यहाँ पर, h हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटे दैट इज इक्वल टू कितना है, L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0 दैट मीन्स 12 माइनस 9 अपॉन 2F1। F1 कितना है बेटे 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 24 लिखा। F0 है हमारे पास 9 माइनस F2 है हमारे पास दैट इज 6 इंटू h है हमारे पास 20। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस 12 माइनस 9 3 अपॉन देखो बेटा 24 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटे 15 हो जाएगा, एंड इंटू यहाँ पर क्या है 20 है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 3 अपॉन सब्ट्रैक्ट करो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटे 9 हो जाएगा, एंड इंटू में कितना आ रहा है यहाँ पर 20 आ रहा है। अब देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 दैट मीन्स कितना आ रहा है 1 अपॉन 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 इंटू 20 अपॉन क्या 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करता हूं मैं, तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया ये हो जाएगा 40 प्लस देखो 3 6 जा 18 3 6 जा 18 2 इज द कैरी बेटा डेसिमल लगाया 20 हुआ, तो अगेन यहाँ पर 6 6 आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो रहा है एंड 6 6 गोइंग ऑन है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 40 प्लस 6 दैट मीन्स 46.67 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। और हमने मोड फाइंड कर लिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पर सिखाया बेटे आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है कहाँ, अच्छा यहाँ पर है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस बाई √3 माइनस 1x देन फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन मुझे यहाँ पर फाइंड करना है बेटे, तो यहाँ पर पहले मैंने इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखूंगा सो दैट कि क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ द लेंथ ऑफ shadow of a person is x मीटर। कितना है बेटे x मीटर है। लॉन्ग when the angle of elevation of the sun, the angle of elevation of the sun, angle of elevation of the sun, elevation of the sun कितने माय डियर यहाँ पर बेटे कितना है 45 डिग्री is 45 डिग्री। if the length of the shadow increases by, if the length of the shadow increases by क्या दिया है बेटे यहाँ पर √3 माइनस 1 x मीटर, then find the new angle of elevation, then find the new angle of elevation of the sun, ध्यान देना, पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। देखो द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर। लेट अस अज्यूम बेटा ये क्या है एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या है एक पर्सन है, तो इसका जो शैडो बनेगा लेट अस अज्यूम इसका शैडो ये बन रहा है ना, जितना उसका लेंथ होगा उतना ही शैडो बनता है, तो वो कितना दिया है द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर, मतलब ये वाला जो शैडो का जो लेंथ है बेटा वो कितना है x मीटर है, कितना है x मीटर है। अब क्या बोला है when the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है, कितना है
45 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, तब जो लेंथ ऑफ शैडो रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, x मीटर, और वो यहां पर दिया है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस बाय √3 - 1 x मीटर, अगर यहाँ पर जो शैडो है बेटा, ये जो शैडो है पहले कितना था, x मीटर था, अब अगर ये इंक्रीज हो जाता है बाई √3 - 1 x, कितने से, √3 - 1 x मीटर से अगर वो इंक्रीज हो जाता है, देन फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है माय डियर। समझ में आया, डायग्राम समझ में आया, डायग्राम समझ में आया बेटा। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं बेटे, ए बी सी एंड डी। तो यहां पर मैं दिखाऊंगा, लेट ए बी बी दी पर्सन, ए बी बी दी पर्सन एंड लेट ए बी बी दी पर्सन एंड, और मैं ऐसा दिखा रहा हूं, BC and CD, BC and BD, BC and BD, be the shadow of the person, be the shadow of the person। एक बार बेटा, एक बार शैडो BC बनता है, और दूसरी बार दूसरी कंडीशन पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हो जाता है तो शैडो बन रहा है BD, है ना बेटा। और यहाँ पर कुछ लेंथ भी दी गई है, यहाँ पर दिया गया है BC इज इक्वल टू x मीटर, एंड यहाँ पर बच्चे CD भी दिया गया है कितना, √3 - 1 इंटू x मीटर ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो बच्चे मैंने जैसे देखो, आपने हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जहां पर एक एंगल 45 डिग्री है बेटे, तो उसके परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो अगर ये बेस x मीटर है तो परपेंडिकुलर भी ऑब्वियसली x मीटर होगा। बताऊंगा अभी आगे बताऊंगा कैसे होगा। बस अभी इतना समझो कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो उसमें अगर एक एंगल 45 डिग्री है बेटा, तो उसके जो परपेंडिकुलर एंड बेस होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया एबीसी, देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज गिवन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी तो ये राइट एंगल होगा। और यहाँ पर एक एंगल है 45 डिग्री। अब मुझे काम क्या है, मेरा काम है कि मुझे परपेंडिकुलर, मुझे बेस की हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंड एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन हो जाएगा BC। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, एज वी नो दैट tan 45 इज 1, दैट इज इक्वल टू AB, एंड BC दिया हुआ है दैट इज x मीटर। So therefore by doing cross multiplication here we will get AB is equal to what, x मीटर। समझ में आया कैसे परपेंडिकुलर भी x मीटर होगा। तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर भी x मीटर दिखा दिया। अब क्या करना है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे थीटा फाइंड करना है, तो अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, दैट इज ABD लेता हूँ। देखो अभी इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पर भी एंगल B होगा बेटे 90 डिग्री, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और क्या हो सकता है सर, अब यहाँ पर अगेन मैं tan की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मींस AB अपॉन बेस, दैट मींस BD। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो tan थीटा है ये, यहाँ पर मैंने लिखा tan थीटा दैट इज इक्वल टू AB है हमारे पास x अपॉन, अब यहाँ पर क्या है बीटा BD है, तो BD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD, है ना। BD की जगह पे मैं लिख सकता हूँ BC प्लस क्या CD, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा बेटा x अपॉन व्हाट, BC है हमारे पास x प्लस CD है हमारे पास क्या, CD है हमारे पास √3 - 1x। ठीक है, अब बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन में इरेज करता हूँ, उसके बाद जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना अभी, चलो अब ये हो जाएगा बेटा। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या, x अपॉन
यहाँ पर क्या है, x ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, x प्लस देखो √3 इंटू एक्स, यहाँ पर आ गया √3 इंटू एक्स माइनस x इंटू 1 क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर देखो x से x कैंसल हुआ, सो हियर वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन व्हाट, √3 इंटू एक्स, x से x कैंसल हुआ, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, 1 अपॉन √3। अब ये 1 अपॉन √3 tan किसकी वैल्यू है बेटा, तो ये tan 30 की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा tan 30 एंड बाय कंपेयरिंग इट हियर वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो बेटा न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टू द सन वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट हियर prove that the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. Question number 9 थ्योरम है बेटा सर्कल का, थ्योरम नंबर 2 जो हमने किया था वही है। prove that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal, to a circle are equal। ध्यान देना बेटे, यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेट अस अज्यूम हमारे पास एक सर्कल है बेटा। अब ये क्या है, एक सर्कल है। अब इसका सेंटर में अज्यूम क्या कर लेता हूं, क्या है O। अब इस सेंटर पर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, और दूसरा टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पर मुझे दिखाना है कि जो मैंने यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ बेटा पी एक टेंजेंट है एंड पी भी दूसरा टेंजेंट है। ठीक है, और उसके साथ में क्या करता हूँ, उसके साथ में एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, एंड कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन है कि मैं क्या करूंगा, ओ ए एंड ऑल्सो मैं क्या करूंगा बेटा, जो ओ बी है उसको ज्वाइन करूंगा। ठीक है, देखो इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, क्या है हमारे पास है बेटे यहाँ पर, हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेटे यहाँ पर इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ पी ए एंड पी बी द tangents to a circle which touches the circle at point A and point B, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। और मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है बेटा, यहाँ पर मुझे प्रूव करना है क्या, मुझे यहाँ पर प्रूव करना है PA is equal to PB। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन भी कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन मुझे करना है ज्वाइन OA OB एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटे, OP को भी यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। OA OB एंड OP को मैंने यहाँ पर क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो ज्वाइन करने से क्या हो गया, यहाँ पर दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ऊपर वाला एक ट्रायंगल नीचे वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बेटे बाय CPCT, दैट मींस द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं AP एंड दैट मींस BP को क्या कर दूंगा, इक्वल दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। लेट अस अज्यूम मैं क्या करता हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल लेता हूँ, ध्यान देना क्या होगा। सपोज अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल मैंने लिया OAP एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां पर लिया है बेटे OBP। पहली बात क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, जो यहां पर OA है वो OB के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रीजन में मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियस टू दी सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है, या फिर मैं रडाई भी लिख सकता हूँ, है ना, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट वन में क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट वन में लिख सकता हूँ बेटे यहाँ पर ओपी इज इक्वल टू ओपी। आप बोल सकते हो यस सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओपी क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड मैंने यहाँ पर रीजन में लिख दिया। नेक्स्ट वन बेटे, कैन आई से दैट ओएपी, कैन आई से दैट बेटा एंगल ओएपी इज इक्वल टू एंगल ओबीपी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन बिहाइंड इट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमने थ्योरम नंबर 1 किया था बेटा, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर, वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने तीसरा रीजन लिख दिया। अब देखो बेटा, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वी कैन से दैट बेटा जो ट्राइंगल ओएपी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विद ट्राइंगल ओबीपी के। प्रॉपर्टी क्या होगी, आरएचएस टेस्ट। कौन सा टेस्ट, आरएचएस टेस्ट। आरएचएस टेस्ट क्या होता है सर, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये राइट एंगल हुआ क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल हुआ, और देखो यहाँ पर एक हाइपोटेनस इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर इक्वल है, एंड ऑल्सो वन साइड यहाँ पर क्या है, इक्वल है। So therefore here we can say that according to right angle hypotenuse side test we can say that both the triangles are congruent to each other। अब उसके बाद बेटा क्या दिखाना था मुझे दिखाना था PA is equal to PB, so therefore here we can say that PA is equal to PB, and रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे CPCT, that means corresponding part of congruent triangles are congruent। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दी मार्क्स ऑब्टेन बाय 110 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मार्क्स, यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ जो दिया गया है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मार्क्स 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55, after that 55 to 60 and last one 60 to 65, and number of student, that means frequency is given, क्या दिया है बेटे, 14, 16, आफ्टर दैट कितना है 28, उसके बाद क्या है 23, उसके बाद है हमारे पास 18, 8 एंड लास्ट में कितना है 3 है। अब इसका मुझे क्या करना है, मीन फाइंड करना है। टेबल दिया गया है तो दो मेथड है हमारे पास, वैसे तो मेथड 3 होते हैं बट हम लोग 2 ही मेथड यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि जो थर्ड मेथड है दैट मीन्स जो स्टेप डिवीजन मेथड है बच्चे वो आपके सिलेबस में नहीं है टर्म 2 के अकॉर्डिंग। तो हम लोग 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है अज्यूम मीन। तो मैं इस क्वेश्चन को अज्यूम मीन मेथड से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड को सॉल्व करने से पहले या मीन सॉल्व करने से पहले, चाहे मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूं या फिर अज्यूम मीन अप्लाई करूं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करना होता है। ठीक है, क्लास मार्क मतलब क्या होता है बेटे, एक्स होता है, एक्स से हम लोग क्लास मार्क को डिनोट करते हैं। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब जो मेरा क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट है जो अपर लिमिट है उसको ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पहले वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मैंने तरीका भी आपको बताया था, ट्रिक्स भी बताया थी कैसे अप्लाई करना है। जैसे देखो डिफरेंस कितना है 5 है, तो 5 का हाफ कितना होगा 2.5, 2.5 को लोअर लिमिट में जब मैं ऐड करूंगा कितना मिलेगा मुझे 32.5, एंड ये मेरा हो जाएगा क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इंटरवल। सिमिलरली हम लोग सेकंड का भी फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें भी लोअर लिमिट में जब मैं 2.5 ऐड करूंगा बच्चे ये हो जाएगा 37.5, इसमें ऐड करूंगा तो ये होगा 42.5, नेक्स्ट वन 47.5, आफ्टर दैट 52.5 एंड ये हो जाएगा बेटे 57.5 और ये होगा बेटा कितना 62.5। ये मैंने फाइंड कर लिया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क के बाद हम लोग अज्यूम मीन फाइंड करते हैं, दैट मीन्स डी फाइंड करते हैं। डी क्या होता है, डी होता है बेटे x माइनस ए। एक्स यहाँ पर क्या है, x मेरा क्लास मार्क है और a क्या होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मतलब जो मेरा क्लास मार्क है उसी में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैं अज्यूम करूंगा एज अ मीन। तो कौन सी वैल्यू को हम लोग अज्यूम करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है। तो क्लास मार्क का मिडिल वैल्यू ये है तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा a।
अब इसका भी मैंने ट्रिक बताया था कि डी वाला टेबल कैसे फाइंड करना है। जिसको मैंने मीन अज्यूम किया है उसके सामने 0 लिखो, और डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो 5 के मल्टीपल से ऊपर नीचे लिखते जाओ। तो यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 10 और यहाँ पर आया 15। नीचे भी आएगा बेटा 5, 10 एंड 15। ठीक है, 5 मैंने क्या किया, ऐड करते गया। बट ऊपर वाले में बेटे आपको माइनस की साइन लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर -5, -10 एंड -15 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब एक और कॉलम बनेगा किसका, एफ डी का। ठीक है, तो एफ हमारे पास यहाँ पर है एंड डी यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 15 4 से कितना होता है, 60 होता है, 0 6 कैरी आया बेटे, 15 1 जा 15 प्लस 6 कितना होगा, 21। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे वैल्यू कितना मिला, -210, है ना। इतना क्लियर है। अब उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, 16 इंटू 10 करूंगा तो ये हो जाएगा -160। 28 इंटू 5 कर देते हैं, 5 8 जा 40, 4 इज दी कैरी बेटा, 5 2 जा 10 प्लस 4 कितना होगा, 14 हो गया। मतलब कितना मिला, -140। 23 इंटू 0 कितना, 0। अब 18 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 90 होता है। 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80। एंड लास्ट वन 15 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 45। ये मैंने एफ डी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एफ कहाँ पर है हमारा, जो नंबर दिया रहता है वही हमारा हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ, दैट मीन सिग्मा एफ, एंड यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे बेटा सिग्मा एफ डी। ठीक है, चलिए इन दोनों को पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मैं मीन का फॉर्मूला आप लोग को बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो सिग्मा एफ में वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखो 6 4 10 और 8 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 8 हो जाएगा बेटे 29, 29 और 11 हो जाएगा 40। दैट मीन्स 0 आया और 4 कैरी हो गया। 5 6 8 हुआ, 10 हुआ एंड 1 कितना आया, 11 आया। दैट मीन्स सिग्मा एफ कितना आया, 110। अब उसके बाद सिग्मा एफ डी फाइंड करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर -210 है बेटा और यहाँ पर क्या है, 90 है। एक एक पर्टिकुलर वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो बच्चे ये कितना हो जाएगा, 0 0 गया। अब यहाँ पर 21 है, दैट मीन्स 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे कितना आया, 1 आया। दैट मीन्स -120 आ गया। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, अब ये वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई। अब यहाँ पर 80 है, तो 80 और -120 को जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा -40। अब मैं इसको 45 को जब इससे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, +5। और क्या बचा है हमारे पास, और हमारे पास ये दोनों वैल्यू भी बची हुई है। तो ये +5 पे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 6 4 हो गया बेटा 10, एक कैरी आया, और यहाँ पर 2 है, 2 और 1 हो जाएगा 3, मतलब कितना आया, -300 आया, है ना। -300 आया और उसमें 5 जोड़ना है, मतलब कितनी आएगी वैल्यू, -295 आएगी। सिग्मा एफ डी कितना है, -295। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, मीन का फॉर्मूला होता है बेटे बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है, 47.5, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमने कितना फाइंड किया है, -295 फाइंड किया है। कितना, -295 फाइंड किया है अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमने कितना फाइंड किया, 110। तो यहाँ पर मैंने लिखा 110। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। उधर वाला थोड़ा सा पार्ट में इरेज कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। सिंप्लीफाई कर देता हूँ पहले मैं 5 से। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। यहाँ पर हो जाएगा बेटे 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, मतलब कितना आ रहा है, -59/22। डिवाइड करो तो यहाँ पर है कितना, 59, और इसको डिवाइड करना है 22 से। तो 22 2 जा हो जाएगा 44, कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 5 आया, और यहाँ पर कितना आया, 1 आया। डेसिमल लगाओ, 0 लेके आओ, कितना हुआ, 150 हुआ। 22 पंचे 110, तो 6 बार जाएगा ये। तो 6 बार जब जाएगा तो ये हो जाएगा 2.6, दैट मीन 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 दूनी 12 और एक हो जाएगा 13। सब्ट्रैक्ट करो, 8 आया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचा, 4, 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 180 हो गया। ठीक है, तो इस बार कितनी बार जाएगा, 7 8 बार ट्राई कर लेते हैं। तो 8 बार अगर करूंगा तो मैं हो जाएगा 8 दूनी 16, एक हासिल, 8 दूनी 16 और एक 17। यहाँ पर आया 4 0 0 अगेन लगा 40, 22 से कम 22, मतलब कितना आ रहा है, 2.681। तो 2.681 और यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं मीन फाइंड करूंगा तो ये है कितना, 47.5। 47.5 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, 2.681। 2.681 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 - 1 हो जाएगा 9, है ना।
अब यहाँ पर क्या है 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, तो 14 माइनस 6 हो जाएगा बेटा 8। अब यहाँ पर क्या है 6 में से 2 गया बेटा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऑलरेडी है 4, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 44.819। 44.819 ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेट में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर मैंने लिखा है इसको 44.82 दैट इज ऑल्सो करेक्ट। या फिर आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, ये हमारा फाइनल आंसर है और हमने मीन फाइंड कर लिया बच्चे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक इंटरनल चॉइस है, अब उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंटरनल चॉइस में दिया गया है क्या फाइंड करना है मुझे, इसमें मुझे मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद 10 का ही इंटरनल चॉइस करेंगे जिसमें हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। चलो इंटरनल चॉइस मीडियन फाइंड करना है, इसका भी टेबल में बना रहा हूं। मार्क्स यहाँ पर दिया गया बेटे, मार्क्स दिया गया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बिलो 10, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 20, बिलो 30, उसके बाद क्या है बेटे बिलो 40 है, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90, एंड यहाँ पर आया बेटा लास्ट में क्या बिलो 100। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 12, हमारे पास है 12, 22, 35, 50, 70, 86, 97, 104, 109, 115 ये दिया है हमारे पास। क्या फाइंड करना है सर यहाँ पर आप फाइंड कर लीजिए मीडियन। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे, सबसे पहली बात एक ट्रिक की बात मैं आपको बताता हूं। अगर मार्क्स दैट मीन्स अगर क्लास बिलो दिया है या फिर लेस देन करके दिया हुआ है, तो हमेशा उसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहेगा या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी वो हमेशा CF होगी। क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमेशा ध्यान देना है। तो ये क्या है, ये है CF। तो CF की हेल्प से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, F फाइंड करेंगे। तो F फाइंड करने के लिए मैंने तरीका, और देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल यहाँ पर लिख दूंगा मैं, इसकी हेल्प से क्लास इंटरवल आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो बिलो 10 दैट मीन्स 0 to 10 की बात हो रही है। अब बिलो 20 को हम लोग 10 to 20 करेंगे, इसको मैं करूंगा बेटा 20 to 30, और इसको मैं करूंगा 30 to 40। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 40 to 50, ये हो जाएगा 50 to 60, ये होगा हमारा 60 to 70, ये होगा 70 to 80, लास्ट बट नॉट द लिस्ट 80 to 90, और यहाँ पर लास्ट में आएगा बेटा 90 to 100। ये मैंने क्लास इंटरवल फाइंड किया है। अब इस क्लास इंटरवल के रिगार्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो पहले की फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है, तो ये होगा 12। अब नेक्स्ट वन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, इसमें से मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा। कैसे, देखो बिलो 20 में 22 लोग हैं, तो बिलो 20 से मुझे क्या फाइंड करना है, रेंज क्या हमारा 10 to 20 है, तो मुझे बिलो 10 वाले सबको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 12, क्या होगा बेटा 22 माइनस 12 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली 35 माइनस 22, CF से F हमेशा ऐसे ही फाइंड किया जाता है। 35 माइनस 22, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, एंड यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 हुआ। अब 50 माइनस 35 करो, 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा बेटा 15। अब 70 माइनस 50, 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20। 86 माइनस 70, 86 माइनस 70 कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट वन 97 माइनस 86, 97 माइनस 86 कितना हो जाएगा बेटे 11 हो जाएगा। नेक्स्ट वन 104 माइनस 97 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 109 माइनस 104 कितना आया 5 आया। एंड लास्ट वन बेटे 115 माइनस 109
कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने फाइंड कर लिया, ये मैंने फाइंड कर लिया एफ हमने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मीडियन मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 115, तो 115 के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 115, एन बाई 2 फाइंड करो क्योंकि मीडियन फाइंड करना है। तो 115 अपॉन कितना हो जाएगा 2, डिवाइड करो इसको, तो ये हो जाएगा बेटे 2 5 जा 10, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, मतलब कितना आ रहा है 57.5। 57.5 अगर n बाई 2 आया तो मीडियन क्लास मेरा क्या होगा, देखो मीडियन क्लास हो जाएगा देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, देखो 57.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, तो ये देखो 50 में तो आएगा नहीं, तो 57.5 इसमें आएगा। तो ये वाला जो मेरा क्लास है बेटा, ये वाला जो मेरा क्लास है ये हो जाएगा मीडियन क्लास, दैट मीन्स 40 to 50 वाला क्लास, 40 to 50 वाला क्लास हो गया मेरा मीडियन क्लास। ठीक है, अब मैं मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, दैट इज द फॉर्मूला, है ना। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब एल यहाँ पर कितना है बेटे 40 है, एन बाई 2 ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया गया है। सी एफ क्या होता है बेटा, ध्यान देना, जो मेरा मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है सी एफ, मतलब सी एफ कितना है यहाँ पर, सी एफ है हमारे पास 50, सी एफ कितना है 50। एफ क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, कितनी है बेटा 20 है, तो एफ कितना हुआ 20 हुआ। एंड एच क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, कितना है बेटा 10। सारी वैल्यूज हमको मिल गई, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 प्लस एन बाई 2 हमारे पास कितना 57.5, 57.5 माइनस सी एफ, सी एफ हमारे पास कितना है बेटे, ये है 50 अपॉन एफ हमारे पास कितना है, ये है 20, एच हमारे पास कितना है बेटे 10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बाय सॉल्विंग इट ये हो जाएगा, देखो 40 प्लस 57.5 माइनस 50 हो जाएगा 7.5 अपॉन 20 इंटू कितना 10, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा बेटे देखो 40 प्लस, अब 7.5 अपॉन 2 करना है मुझे, क्या करना है 7.5 अपॉन 2, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 3 जा 6 हुआ, तो ये हो गया 15, डेसिमल लगाया, 2 7 जा कितना हो गया बेटे 14, मतलब कितना आ रहा है 3.75 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3.75 एंड बाय एडिंग इट हियर वी विल गेट क्या 43.75 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर बेटे। ये हमने फाइंड कर लिया है मीडियन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज आवर फाइनल आंसर 43.75। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन बी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं जो भी आज मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है माय डियर, वो दिया गया है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म इज 7/15, फाइंड द नंबर्स। मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चे, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is कितना है बेटे 32 है, and the ratio of the product of product of the first and last term, product of the first and last term, product of the first and last term to the product of two middle term is कितना दिया है बच्चे यहाँ पर 7 to 15। क्या फाइंड करना है, फाइंड दी नंबर्स। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चे, नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मुझे 3 टर्म्स लेने हैं तो वो टर्म कौन से चूज करने हैं, अगर मुझे 4 टर्म्स कंसिडर करने हैं तो वो कौन से करने हैं, और अगर मुझे 5 टर्म्स कंसिडर करने हैं तो वो मुझे कौन से करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तीनों में बता देता हूँ। 3 टर्म्स इज इन एपी, इसको नोट करके आप लोग लिख लेना बेटे। 3 टर्म्स इन एपी। एपी में 3 टर्म्स हमेशा आप कौन से लोगे, अगर क्वेश्चन में आता है सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज दिस, तो वो 3 टर्म्स आपको कौन से एज्यूम करने हैं, तो आप अज्यूम करोगे a माइनस डी एज योर फर्स्ट टर्म, a इज एज योर सेकेंड टर्म, एंड a प्लस डी जो होगा बच्चे वो आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर 4 टर्म इन एपी, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 4 टर्म्स इन एपी, तो आप कंसिडर करोगे क्या, a माइनस 3d पहला टर्म, a माइनस डी दूसरा टर्म, a प्लस डी होगा बच्चे आपका तीसरा टर्म, एंड a प्लस 3d होगा आपका चौथा टर्म। ठीक है। 5 टर्म इन एपी आप क्या कंसिडर करोगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 टर्म्स इन एपी आप हमेशा कंसिडर करोगे बच्चे a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, ये आपका 5 टर्म हो गया, ये आपका 5 टर्म हो गया। तो अभी देखो दिस सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी 32 दिया गया है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा लेट दी 4 टर्म इन एपी विल बी, ये 4 टर्म मेरे हो जाएंगे एपी में। सिमिलरली ऐसे दिया होता है दिस सम ऑफ 3 टर्म इन एपी इज दिस, तो 3 टर्म में ये वाले अज्यूम कर लेता, अगर 5 टर्म बोला होता तो मैं ये अज्यूम करता। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है बच्चे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। लेट दी 4 टर्म इन एपी विल बी, let the 4 term in AP B, कौन कौन से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा, चारों टर्म को ऐड करना है, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। कितना दिया है बच्चे, दिया है यहाँ पर 32। अब यहाँ पर ध्यान देना, माइनस 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, सो हियर वी विल गेट a प्लस a 2a 3a 4a, 4a इज इक्वल टू, देयरफॉर 4a इज इक्वल टू कितना 32, दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना है बेटे 8 आया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का टू मिडिल टर्म के साथ प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो है 7/15, तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d का रेशियो प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, दैट मीन्स a माइनस डी का किसके साथ, a प्लस डी के साथ होगा, और रेशियो कितना है हमारे पास 7/15 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कौन से फॉर्मेट में, ध्यान देना, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आएगा 3d का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 7/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर क्या होगा बेटे 9d स्क्वायर अपॉन क्या होगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब इसको मैं कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकता हूं, बट वैसा नहीं करेंगे क्योंकि आप वापस कंफ्यूज जाओगे कि सर आप क्या करवा दिए। इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा देयरफॉर 15 a स्क्वायर माइनस 15 9 से कितना होता है 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है, अब a वाले टर्म को एक साइड एंड d वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटे, देखो a की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, चलो पहले एक बार a को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 15 a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर, एंड ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 135d स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 कितना होगा 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 7 कर दूंगा बेटे, तो ये हो जाएगा 128d स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 128 अपॉन क्या 8, साथ में क्या d स्क्वायर।
अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 16, कितना है 16 आया। मतलब ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 16d स्क्वायर। अब ए कितना है बेटे, ए है 8, मतलब ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 16 4 जा कितना हो जाएगा बेटे, 16 चौका 64 हो गया। तो यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, सो देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो डी इज इक्वल टू क्या +-2, क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाएगा स्क्वायर रूट होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है हमारे पास एंड टर्म्स हमारे पास है, डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद हम लोग टर्म्स फाइंड करते हैं। तो बेटे देखो इसके दो आंसर आएंगे। पहला क्या, अगर मैंने यहाँ पर लिया, अगर मैंने क्या लिया, अगर मैंने लिया इफ a इज इक्वल टू 8, ए तो 8 ही रहेगा। इफ d इज इक्वल टू, ए तो हमारा पता ही है a क्या है 8 है। अगर मैंने यहाँ पर लिया इफ d इज इक्वल टू 2, अगर मैंने d की वैल्यू 2 ली बेटे, तो a माइनस 3d कितना होगा, देखो a माइनस 3d हो जाएगा। a कितना था 8 था, -3 इंटू डी हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली हमारा जो सेकंड टर्म है वो क्या है a माइनस डी, तो a कितना था 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। सिमिलरली a प्लस डी कितना हो जाएगा बेटे, देखो a हमारे पास कितना था 8 और d कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10। अब a प्लस क्या, ये लास्ट वाला टर्म क्या है a प्लस 3d है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 2 4 6, 6 4 10, तो 10 4 कितना होगा 14 होगा। तो एक तो ये आंसर आ जाएगा। हमारे 4 टर्म जो एपी के होंगे वो होंगे 2 6 10 एंड 14। बट अगर मैंने लिया बेटे इफ d इज इक्वल टू -2, बिकॉज दोनों आंसर है हमारे पास, तो अगर मैंने d इक्वल टू -2 लिया है तो अगेन ऐसे ही आप 4 टर्म फाइंड कर सकते हो। तो a माइनस 3d आप फाइंड करोगे। होता क्या है अल्टरनेटली जो पहले वाले टर्म्स आए हैं वही उल्टे होके आ जाते हैं। मतलब a माइनस 3d अब हमको क्या मिलेगा 14 मिलेगा। चेक कर लेना बेटे, चेक कर लेना, a माइनस डी मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा। a ऑलरेडी हमारे पास है, a नहीं है, a प्लस डी हमारे पास है, कितना कितना आएगा 6 आएगा। एंड लास्ट वन a प्लस 3d जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 2। ठीक है, चेक कर लेना बेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 6 10 और 10 एंड 14, या फिर हो सकता है आंसर क्या हो बेटा 14 10 6 एंड 2। ये हमारा फाइनल आंसर है और इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 2 स्पेयर ऑफ सेम मेटल वेट 1 kg, 2 स्पेयर ऑफ सेम मेटल वेट 1 kg एंड 7 kg। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 स्पेयर, 2 स्पेयर है बेटे, 2 स्पेयर है ऑफ सेम मेटल, ऑफ सेम मेटल, मेटल क्या है इसका सेम है। वेट कितना है इसका, वेट यहां पर दिया गया है बेटे 1 kg, मतलब जो पहला स्पेयर है उसका वेट 1 kg एंड दूसरे वाले का वेट कितना है 7 kg है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्पेयर इज 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ क्वेश्चन अच्छा है बेटे, ध्यान देना। द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर, द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर कितना है इज 3 सेंटीमीटर। और साथ में क्या है द 2 स्पेयर आर मेल्टेड, द 2 स्पेयर आर मेल्टेड, मेल्ट किया गया बेटे, द 2 स्पेयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल, टू फॉर्म a single bigger sphere, find the radius of the new sphere, find the radius of new sphere, जो नया वाला स्पेयर है उसका मुझे क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना। अब हमेशा ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बेटा 2 स्पेयर है मेरे पास, 2 स्पेयर है
पहली बात तो उसका जो मेटल मतलब जो स्पेयर बना है वो सेम मेटल का बना हुआ है, ठीक है। अभी इस पे हम लोग बात करेंगे। टू स्पेयर हमारे पास वो सेम मेटल का बना हुआ है और पहले वाले स्पेयर का वेट 1 kg है और दूसरे वाले स्पेयर का वेट 7 kg है। इसमें से द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्पेयर आर 3 सेंटीमीटर, मतलब जो ये दोनों स्पेयर था इसमें से जो छोटा वाला स्पेयर है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो छोटा वाला स्पेयर कौन सा होगा, जिसका वेट 1 kg होगा, है ना। तो इसका रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला स्पेयर है उसका रेडियस नहीं दिया गया है। और उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोल रहा है द टू स्पेयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिगर स्पेयर। उसके बाद ये दोनों जो स्पेयर है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, इन दोनों को मर्ज करके बेटा एक बड़ा स्पेयर बनाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा स्पेयर बनाया जाता है। तो ये जो बड़ा वाला स्पेयर है इसका ही मुझे यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप ध्यान देना। सबसे पहली बात बेटा देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया बेटे, जो यहाँ पर दोनों स्पेयर हैं, जो यहाँ पर दोनों स्पेयर हैं, क्या ये दोनों सेम मेटल से बने हुए हैं। यहाँ पर वही कंडीशन दिया है ना। सिंस द टू स्पेयर आर ऑफ सेम मेटल, ये अगर सेम मेटल के रहेंगे बेटा, ये अगर सेम मेटल के रहेंगे, so therefore we can say that therefore the densities of these two sphere are equal। क्योंकि अगर सेम मेटल से बना हुआ है तो इन दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। so therefore density of sphere 1 is equal to density of sphere 2, density of sphere 2। यहां पर जो छोटा वाला जो पहला वाला स्पेयर है उसको स्पेयर 1 से मैं डिनोट कर रहा हूं और जो दूसरा वाला स्पेयर है उसको मैंने स्पेयर 2 से डिनोट किया, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास अपॉन वॉल्यूम किसकी बात करेगा, स्पेयर 1 की बात करेगा। एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटे, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा स्पेयर 2, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, अब स्पेयर 1 में वेट मास कितना है, 1 kg है। तो यहां पर आया 1 अपॉन क्या है, अपॉन यहां पर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्पेयर का, वॉल्यूम का स्पेयर का फॉर्मूला होता है बेटे 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। ये क्या है, स्पेयर 1 का है, दैट इज इक्वल टू मास। अब दूसरा वाला स्पेयर का वेट कितना है, 7 kg अपॉन इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई। यहां पर मैं लिख देता हूं बेटे, यहां पर देखो इसके रेडियस को मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं और इसके रेडियस को मैं R2 से डिनोट कर रहा हूं और यहां पर आ जाएगा क्यूब, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा बच्चे, कैन आई से दैट, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। देखो द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज गिवन, कितना 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसका रेडियस दिया गया है, उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। बट उससे पहले 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बच रहा है, 1 अपॉन R1 क्यूब। R1 कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या 3 का क्यूब हो जाएगा, कितना होगा 27 इज इक्वल टू क्या 7 अपॉन R2 का क्यूब। क्लियर है इतना। सो देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर R2 का क्यूब मुझे मिल जाएगा। तो आप ध्यान देना बच्चे, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट R2 का क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 7, 27 इंटू 7। ये वैल्यू मुझे मिल गया, ये वैल्यू मुझे मिल गया। अभी क्या है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट R2 का क्यूब मुझे मिल गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, द टू स्पेयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिगर स्पेयर। अब ये दोनों स्पेयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया गया और उसी का मुझे रेडियस फाइंड करना है। तो यहां पर मैं एज्यूम करूंगा लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर बी, क्या बेटे यूनिट है कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहां पर ले लूंगा मैं x सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, क्योंकि दोनों स्पेयर को मेल्ट करके बड़ा वाला स्पेयर बन रहा है ना। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट व्हाट, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर दैट मीन्स 4/3 क्या 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3
पाई R2 क्यूब, है ना बेटा। अब R1 किसको मैंने डिनोट किया है, स्पेयर 1 के रेडियस को, R2 किसको डिनोट किया है मैंने, स्पेयर 2 के रेडियस को, और R मैं यहाँ पे बड़े वाले स्पेयर के रेडियस को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x है, चलो यहाँ पे R कर देते हैं, R कर देते हैं, और यही R मैं फाइंड करूंगा। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर R क्यूब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर R क्यूब मुझे मिल रहा है R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटे, जो R क्यूब है दैट इज इक्वल टू R1 है हमारे पास कितना 3 सेंटीमीटर, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस R2 का क्यूब ऊपर लिखा हुआ है कितना बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 27 इंटू 7, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा R का क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 49 हुआ बेटे, कितना आया 4 यहाँ पे कैरी है, 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ 18 हुआ, तो कितना आया 189 हुआ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इसको ऐड करते हैं तो R का क्यूब हो जाएगा, देखो बेटा 9 6 15 7 हो जाएगा 16, यहाँ पर आया 1 कैरी, 8 2 10 और 1 हुआ 11, और यहाँ पर आया 2, मतलब कितना आया 216 आया। तो R क्यूब कितना आ रहा है 216 आ रहा है, होप सो आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, R क्यूब इज इक्वल टू 216, सो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216, है ना। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर आ रहा है। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर, और वी कैन से दैट रेडियस ऑफ बिगर स्पेयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जैसा मैंने बताया, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में ही इंटरनल चॉइस है, पहले उसको करना पड़ेगा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 12 ही चल रहा था, अभी क्वेश्चन नंबर 12 में ही इंटरनल चॉइस है, अब उसको करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है अमेज़न कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन 270 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर विथ ब्रिक्स each of size 22.5 centimeter, 11.25 centimeter and 8.75 centimeter. If it is assumed that 1/8 of the space is covered by mortar, then find the total number of bricks used to construct the wall. ध्यान देना, क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। Amazon construct a wall, of dimension क्या दिया है बेटे यहाँ पर 270 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है बच्चे यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है विथ ब्रिक्स, और ब्रिक्स का डायमेंशन है हमारे पास, क्या दिया गया है विथ ब्रिक्स ईच ऑफ साइज क्या दिया है हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। If it is assumed that that 1/8 of the space is covered by क्या है बच्चे यहाँ पर मॉर्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को करना कैसे है।
अब मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन, एक वॉल मुझे बताया बनाना है और वॉल का डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वॉल का डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है और उसमें जो ईंटें लगेगी बेटा, जो ईंटें लगेंगी उसका डायमेंशन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और ईंट का जो साइज है वो सेम है। और यहाँ पर बोला गया है इफ इट अज्यूम दैट 1/8 ऑफ द स्पेस, मतलब जो मेरी पूरी दीवार होगी, लेट अस अज्यूम ये क्या है, मेरी पूरी दीवार है, ठीक है, ये पूरी दीवार है और यहाँ पर ब्रिक्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये कुछ ब्रिक्स लगे हुए हैं ऐसे। तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चे, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो पूरा स्पेस है इसका 1/8 जो होगा, इसका जो 1/8 पार्ट होगा वो मोर्टर मतलब गारा मतलब जो मसाला रहता है उससे भरा जाएगा। तो बोल क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आप फाइंड करो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आप फाइंड करो। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स को ही मैं एज्यूम कर लेता हूं। लेट द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है बेटा, बी एन, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एन। अब देखो 1/8 ऑफ द स्पेस इज कवर्ड बाय मोर्टर, सिंस 1/8 ऑफ द स्पेस इज कवर्ड बाय, बेटा ये मोर्टर से कवर हो गया है, सो देयरफॉर रिमेनिंग स्पेस जो रहेगा उस पे ही हम लोग ईंटें लगा सकते हैं, उस पर ही ब्रिक्स आएगा। तो यहां पर मैं रिमेनिंग स्पेस पहले फाइंड कर लेता हूं। सो देयरफॉर रिमेनिंग स्पेस इज इक्वल टू, अभी 1/8 पार्ट है, मतलब एक जो पूरा मेरा दीवार है, एक जो मेरा पूरा वॉल है उसका 1/8 पार्ट पे जो है मोर्टर लगा हुआ है, तो मतलब बचेगा क्या, 1 - 1/8 पार्ट, 1 - 1/8 पार्ट ऑफ वॉल, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, दैट इज इक्वल टू, देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 8 - 1 कितना, 7/8 पार्ट, मतलब जो रिमेनिंग स्पेस है वो क्या है बेटा, जो रिमेनिंग स्पेस है वो है 7/8 पार्ट ऑफ वॉल। वॉल का जो 7/8 पार्ट होगा उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट मीन्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स इज इक्वल टू 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्योंकि जो पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉल होगा बेटा उसका 7/8 पार्ट जो होगा उस पर ही हम लोग ब्रिक्स लगाने वाले हैं, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर 7/8 लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर n इज इक्वल टू 7/8, ध्यान देना पूरा इसको अच्छे सॉल्व करते हैं अभी, 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल बेटा क्यूबॉइड के शेप का है तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, तो ये हो जाएगा 7/8 इंटू 270 इंटू हमारे पास क्या है बेटा 300 है, इंटू हमारे पास क्या है 350 है, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ 1 ब्रिक्स दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स का जो है डायमेंशन क्या है 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। तो क्या बचे, जो यहाँ पर 7/8 है इसको मैं यहाँ पर 7 ऊपर एंड 8 को नीचे लिख सकता हूँ, यस सर आप लिख सकते हो, ठीक है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप ध्यान देना, अब यहाँ पर जो वैल्यूज है इसको सिंप्लीफाई करना है और जो आएगा दैट इज आवर फाइनल आंसर, बस इसको कैलकुलेट करना ही है बस, और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और जो हमारा n का वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं, देखो किससे किससे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए देखो 2 4 जा 8 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आया 150, अगेन से 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 कितना आया बेटा 75 आया। अब और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 कितना आया 175 आया, ठीक है। तो अब वैल्यूज क्या बच रही हैं, अब यहाँ पर डेसिमल भी मैं हटा रहा हूँ, डेसिमल भी मैं हटाऊंगा तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 7 इंटू 270 इंटू क्या
75 इंटू साथ में यहाँ पर क्या बच रहा है 175 एंड नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 225, डेसिमल हटा रहा हूं मैं, पहले से बोल दिया हूं, और यहाँ पर क्या है 1125 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है 875। ठीक है, अब नीचे डेसिमल हटाया तो कितने जीरो देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, मतलब यहाँ पर 5 जीरो आ जाएंगे ऊपर, 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जीरो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो 25 दिया 75, 25 नवैया 225, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर आया 3, और क्या क्या डिवाइड होगा, ऐसे ही सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ पर कितना आया 2 आया, 5 5 जा 25 हो गया, 35 आया। 5 से अगेन कर दो, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, और यहाँ पर आया बेटा 5 5 जा 25, कितना आया 45 आया। ठीक है, अब देखो और ये डिवाइड हो जाएगा। अब मैं फिर से कर देता हूँ, देखो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 यहाँ पर गया 20 हुआ, 5 4 जा 20, यहाँ पर आया 54। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 से डिवाइड, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, और 2 आया बेटा, 3 8 जा 24, 18 आ गया, एंड 9 2 जा 18, यहाँ पर आया 2। ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ। अब बच क्या क्या रहा है वो सारी वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा पार्ट में इरेज कर देता हूँ, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए कैलकुलेशन क्या किया गया है। ठीक है, तो बच क्या क्या रहा है, देखो यहाँ पर बच रहा है 2, ये हो गया 2 इंटू 7 बचा हुआ है यहाँ पर, और क्या बचा है यहाँ पर भी 7 बचा हुआ है, वो भी 7 मैंने लिखा, एंड साथ में यहाँ पर क्या है 1, साथ में 5 जीरोस। ठीक है, एंड नीचे क्या क्या बच रहा है, नीचे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 875 ये बचा हुआ है, 875 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से ही करूंगा, देखो 5 1 जा 5, 3 आया बेटा, ये हुआ 37, 5 7 जा 35, 2 यहाँ पर गया 5 5 जा 25, ये हुआ 5 2 जा 10, कितने जीरो जाए 4, 1 2 3 4, अगेन 5 से ही करेंगे इसको, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 35 हुआ, अगेन 5 4 जा 20, 1 2 3, अगेन इसको 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, कितना आया 800 आया। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो बच कितना रहा है, देखो अब यहाँ पर देखो बेटा 7 2 जा 14, 14 इंटू कितना 800, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो 14 8 जा कितना होता है, आपको टेबल पता है ना, 14 8 जा कितना होता है 112 होता है, तो यहाँ पर आएगा 112, साथ में 2 जीरो, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे बेटा 11,200 ब्रिक्स होंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे 11,200, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 का जो हम लोग इंटरनल चॉइस कर रहे थे वो। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में करेंगे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। यहाँ पर बेटे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 1। यहाँ पर दिया गया है अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 1 मिनट। 1 मिनट में देखो लेट अस अज्यूम क्या है बेटा, एक क्लिफ है। ठीक है, तो यहां से क्या किया जा रहा है, टू द टॉप ऑफ द क्लिफ्स क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है एक बोट है जो अवे फ्रॉम द क्लिफ जा रही है। पहले जैसे मैंने बोट को देखा तो यहाँ पर थी, कुछ टाइम के बाद बोट यहाँ पर पहुंच गई है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया था 60 टू 45, मतलब पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन था कितना बेटा, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60, उसके बाद कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, ये दिया है यहाँ पर। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो अच्छे समझ में आएगा आपको। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टोटल एंगल कितना था बेटा, पहले कितना था 60 था, कितना था 60 था, और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 45।
तो यहाँ पर देखो ये बोट का डायरेक्शन है, बोट जो थी ये क्या है, बोट का पॉइंट है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही थी, अवे फ्रॉम द क्लिफ इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसको 1 मिनट लगा हुआ है, ये दिया गया था। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मुझे फाइंड करना है बेटे। ठीक है, और यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू दी गई है, दैट इज 1.73। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बेटा, ए बी क्या होगा, क्लिफ होगा, एंड सी एंड डी जो यहाँ पर है वो बोट की पोजीशन होगी, और इसको मैं ई अज्यूम कर ले रहा हूं। ठीक है, लेट ए बी बी दी क्लिफ। ठीक है, एंड साथ में बेटा मैं यहां पर दिखाऊंगा एंड रहने दो, बाद में लिखते हैं, सी एंड डी बी दी पोजीशन ऑफ बोट। ठीक है, ये मैंने यहां पर दिखा दिया। और यहां पर देखो, और ये क्लिफ की जो है, क्लिफ का जो है हाइट वो भी दिया गया है, कितना है 150 मीटर। ये हाइट कितना है 150 मीटर। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चे, देखो अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये पूरा एंगल 45 है तो ये 45 होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, अल्टरनेट एंगल से हुआ, अभी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। अब देखो, अब मैं यहाँ पर दिखा दूंगा बेटे, सिंस एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ADB एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। नेक्स्ट वन में क्या दिखाऊंगा, नेक्स्ट वन में दिखाऊंगा EAC, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ACB एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या 60 डिग्री। एंड रीजन में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये ऑल्टरनेट एंगल मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो देखो बेटा, मुझे ये CD की लेंथ फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं BD फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं BC फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं BD में से BC को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे CD मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABC। ध्यान देना, अगर मैंने ट्रायंगल ABC लिया है बेटे, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC वी कैन से दैट सिंस एंगल B कितना है हमारे पास, एंगल B है हमारे पास 90 डिग्री। So here we can say that by using the property of tan 60, we can say that tan 60 is equal to perpendicular क्या है हमारे पास AB अपॉन बेस हो जाएगा बेटा BC। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AB है हमारे पास 150 अपॉन क्या होगा, BC होगा। सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC हो जाएगा बेटे क्या 150 अपॉन क्या √3। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 से, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू क्या 150 √3 अपॉन में क्या आया √3 आया, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 मतलब कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर BC की वैल्यू आ रही है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 50 √3। यूनिट क्या है, यूनिट होगा मीटर। ये BC मैंने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, BD फाइंड करते हैं। तो BD फाइंड करने के लिए मैं बड़ा ट्रायंगल ABD लूंगा। ठीक है, देखो बच्चे, इन ट्रायंगल ABD सिंस एंगल B कितना 90 डिग्री, सो देयरफॉर tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AB अपॉन बेस क्या होगा BD होगा। AB है हमारे पास क्या 50 अपॉन बेस हमारे पास क्या है BD है। ठीक है, BD 50 नहीं 150 है बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन BD, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू क्या 150 मीटर। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स मुझे CD फाइंड करना है। तो CD क्या हो जाएगा, देयरफॉर CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD कितना 150, तो 150 माइनस BC है हमारे पास कितना, अभी हमने फाइंड किया बेटा 50 √3। यहाँ पर √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 150 माइनस 50 इंटू 1.73।
ये हो जाएगा 150 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये 17.3 होगा। तो यहाँ पर देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36 हो गया बेटा, 3 कैरी आ गया, 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना हुआ 8 हुआ, एंड डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 86.5। तो 150 से 86.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा हमारा आंसर होगा 150 माइनस 86.5। तो 10 माइनस 5 5 हो गया, यहाँ पर 9 माइनस 6 आएगा बेटा 3, एंड यहाँ पर 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर सी डी की जो लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 63.5 यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। तो ये आ जाएगा सी डी, दैट मीन्स डिस्टेंस आ गया। ये मैंने पहला सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करना है। डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस है मेरे पास, एंड टाइम भी है मेरे पास। कितना लगा था उसको टाइम, उसको टाइम लगा था बेटे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, कहाँ गया क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया था मूविंग टू द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ पे पहुंचा। तो स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटे 63.5 अपॉन टाइम क्या है 1 मिनट। 1 मिनट बट मीटर पर सेकंड होता है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसको डिवाइड करो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 60 से डिवाइड करना है 63.5 को, तो डिवाइड करते हैं बेटा, तो 60 से डिवाइड करते हैं 63.5 को, तो 1 टाइम्स जाएगा 60 कितना आया 3 आया, डेसिमल तो यहाँ पे पहले से लगा है 5 लेके आओ, 0 लगाया 360 हुआ। तो बच्चे ये हो जाएगा कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो 1.05 होगा। तो ये हो जाएगा बेटे 300 कितना आया 50 आया, अगेन 0 500। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो बेटा 6 8 48 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स आ जाएगा। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट 1.06 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट। ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमने केस स्टडी 1 कंप्लीट कर लिया बेटे। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग केस स्टडी 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने 1 कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स अब लास्ट क्वेश्चन हमको करना है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं 14 में क्या दिया गया है। केस स्टडी 2 देखते हैं। केस स्टडी 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया बेटे केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है, लेट O be the center of the 2 concentric circle, P be the point from where stroke PA and PB are drawn to these circle। देखो यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये है बेटा और एक ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एंड P यहाँ पर एक आउटसाइड ऑफ द सर्कल पॉइंट है, और P से एक जो बड़ा वाला सर्कल है उस पे टेंजेंट ड्रॉ है, एंड ऑल्सो P से ये जो छोटा वाला सर्कल है इस पे टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है P है, ठीक है। इस पॉइंट को B बोला गया है, ये पॉइंट A है और ये है बेटा O, ठीक है। O से इसको ज्वाइन किया गया है एंड ऑल्सो O से इसको ज्वाइन किया गया है, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OA की लेंथ है बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अच्छे से लिख देते हैं। एंड ऑल्सो क्या दिया है OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ है मेरे पास। AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके ये लेंथ है मेरे पास। एंड ऑल्सो क्या है, देन आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। क्या सॉल्व करना है यहाँ पर, इफ द एंगल मेड बिटवीन द 2 स्ट्रॉज इज 50 डिग्री। ये दोनों एंगल, ये 2 स्ट्रॉज है बेटे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 50 डिग्री। तो क्या बोला फाइंड करने के लिए, फाइंड द एंगल मेड बिटवीन द रडाई ऑफ द 2 बैंगल्स के बीच का, जैसे ये बैंगल्स है तो इन दोनों के बीच का ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये पहला सब क्वेश्चन है, ठीक है। दैट मीन्स आपको एंगल AOB फाइंड करना है। फर्स्ट में लिख देता हूँ क्या फाइंड करना है, एंगल AOB फाइंड करना है। एंड दूसरा क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय 2 स्ट्रॉज एंड द रडाई ऑफ 2 बैंगल्स, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों मुझे फाइंड करना है, तो ध्यान देना। थोड़ा सा सिंपली आपको बता देता हूँ बेटा, अगर ये 50 है तो ये होगा 130। क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट के बीच वाला एंगल है, रेडियस के बीच वाला एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो बेटा,
रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यहां पर मैं दिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, so therefore we can say that angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 डिग्री। ये एंगल 90 हुआ बेटा, एंड ये वाला एंगल भी 90 हुआ, ये 50 है। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग AOB फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो AOB फाइंड कर सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा, 360 होता है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल क्या, OAPB यहाँ पर हो जाएगा एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या, 360। यहाँ पर क्या आया, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड ऑल्सो और क्या, देखो एंगल O मुझे फाइंड करना है, एंगल O दैट मीन्स एंगल AOB मुझे फाइंड करना है, प्लस एंगल A हमारे पास 90 है, अभी थोड़ा ऊपर दिखाया मैंने, एंगल P दिया है 50, प्लस एंगल B है हमारे पास कितना, ये भी 90 है, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 360। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 50 माइनस 90 अगेन करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। एंड दैट इज आवर फर्स्ट आंसर, ये मैंने कर लिया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्टली मैं क्या करूंगा बेटा, OP को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर देखो OP को मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल, देखो OAP, देखो इन ट्राइंगल OAP, देखो कहने से दैट OAP क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पर देखो OA की लेंथ मुझे पता है, AP की लेंथ मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, OP की लेंथ फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। रीजन में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहां पर देखो OP है हमारे पास कितना, OP को हमको फाइंड करना है। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस AP है हमारे पास कितना, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। तो OP कितना आ रहा है बेटे, ये हो जाएगा 169, दैट मींस अंडर रूट 169 दैट इज इक्वल टू कितना, 13 क्या, सेंटीमीटर। तो OP की लेंथ मुझे कितनी मिली, 13 मिल गई। ये लेंथ मुझे कितनी मिली, 13। तो अगर ये लेंथ 13 मिली है बेटे तो उससे मैं PB फाइंड कर सकता हूँ। ये 13 है और ये 3 है, तो इससे मैं PB फाइंड कर सकता हूँ। अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज करता हूँ, बाकी के पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना। अभी क्या करते हैं, पहले PB फाइंड कर लेते हैं। अब मैं क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ क्या, OPB, ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल OBP, ठीक है। यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर, है ना। यहां पर आया PB का स्क्वायर और रीजन में हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और क्या है हमारे पास, OP क्या है, 13 का स्क्वायर क्या है, 169 इज इक्वल टू OB हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस PB का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 माइनस 9 कितना होगा बेटा, 160 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो PB कितना आएगा, BP या फिर PB लिखो, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 160। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 160 के फैक्टर्स 80 क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 5, और लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दैट मीन्स PB कितना आ रहा है बेटा, PB आ रहा है, देखो पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ, एक 2 का पेयर यहाँ पे बनाओ, मतलब कितना आ रहा है, 4 अंडर रूट 10 क्या है, सेंटीमीटर है। ये क्या मिला मुझे, PB मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB is equal to area of triangle OAP plus area of triangle OBP, ठीक है, OBP।
अब ध्यान देना बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएपी फाइंड करने के लिए, ओएपी फाइंड करने के लिए देखो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स अगर एपी बेस होगा तो एओ क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस एपी इंटू हाइट क्या एओ, प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पर हाफ इंटू बेस अगर बीपी हो रहा है बेटा, बेस अगर बीपी हो रहा है तो हाइट क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट को हम लोग ऊपर यहाँ पे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एपी, एपी है हमारे पास कितना, एपी है हमारे पास 12 इंटू एओ है हमारे पास कितना बेटा 5 और प्लस हाफ इंटू यहाँ पर क्या है बीपी, बीपी है हमारे पास कितना, बीपी हमने पहले से फाइंड किया कितना 4√10, कितना फाइंड किया बेटा 4√10 फाइंड किया है, एंड साथ में क्या है हमारे पास ओबी है, ओबी है हमारे पास कितना 3। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 12, 6 5 जा कितना हुआ 30 हुआ, प्लस यहाँ पर भी देखो 2 2 4 कितना हुआ 3 इंटू 2 6, रूट में क्या आया 10 आया, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6√10, एंड क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया, 30 प्लस 6√10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा बेटे। एंड इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है सैम्पल पेपर 4। उम्मीद करता हूँ बच्चे आज जो भी मैंने आपको सिखाया ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।